रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। फ्रांस की नो उम्र नई हुकूमत का ख़ात्मा। सिर्फ 3 महीने ये हुकूमत रही और 1960 के बाद पहली मरतबा 60 सालों के बाद एक हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस पे निकाला गया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इसके असरात फ़्रांस की सियासत पे, फ़्रांस की मईशत पे, यूरोपियन यूनियन की सियासत और मईशत के ऊपर क्या पड़ेगा। इसकी बज़ाहिर वजूहात क्या हैं जो कि यूरोपियन रिसालों और मैगज़ीन्स और मीडिया आउटलेट्स के ऊपर आ रही है, और इसकी असल वजूहात क्या हैं। ये वो सवालात हैं जो आज के वीलॉग के अंदर मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। माइकल बर्नियर 3 महीने पहले ही उन्होंने चार्ज संभाला और फिर नो कॉन्फिडेंस आया। सवाल ये पैदा होता है कि ये वज़ीर आज़म जो कि सीजनड पॉलिटिशियन है फ्रांस के, और उसके साथ साथ ईयू के जो ब्रेक्सिट थे उसके मुज़ाकरात के अंदर ये शामिल थे और मुज़ाकरात करने में लीड कर रहे थे, आखिर उनको इस हुकूमत से हाथ क्यों धोना पड़ा। अगर आप यूरोप के रिसर्च और मैगज़ीन और रिसालों पे जाएं, जैसे गार्डियन है, अगर उसकी तरफ जाएं तो वजह ये पता चलेगी कि बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म ऑस्टेरिटी के मेयर्स लेना चाहते थे और उस हवाले से 60 बिलियन यूरो की बचत करना चाहते थे ताकि जो बजट में खसारा है उसे कम किया जाए, और उसमें वो जो एक्सपेंडिचर्स कट हैं वो भी लगा रहे थे और टैक्सेस को बढ़ाने की बात कर रहे थे। इस हवाले से जो पार्लियामेंट के अंदर उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि इस किस्म का बिल पास हो, तो लिहाजा 49.3 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके उन्होंने इस बिल की मंजूरी या आइन की मंजूरी करने जा रहे थे, जो कि ये कहता है कि हुकूमत को अगर पार्लियामेंट में अपने बिल को न ले जाए तो उसके पास अख्तियार है कि वो खुद उसको पास करके आइन की शक्ल दे सकता है। जिस पर मैरीन ली पेंस, जो दाएं बाजू के लोग हैं और उनकी लीडरशिप में लेफ्ट के जो लोग हैं, और साथ में बाएं बाजू फार राइट जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने अब गठजोड़ करके वोट दिया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और उसे निकाली दी, और ये वोटों की तादाद तकरीबन 331 थी 577 टोटल वोट्स में से। इससे पहले भी 1962 में जॉर्ज पॉम्पीडस की हुकूमत इसी तरह से एतमाद का वोट ना हासिल करने पर निकाली गई थी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस मूव के असरात फ्रांस के ऊपर क्या होंगे। तो सियासत की निगाह से अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट मैक्रोन पे ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में हारने के बाद, जो कि उनकी हिमायती याफ्ता अराकीन वोट नहीं हासिल कर सके, पहले ही सियासी दबाव का शिकार थे। अब इस हुकूमत के जाने के बाद उनको रेजिग्नेशन का उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। हालांकि 2027 तक उनकी सदारत की मुद्दत है, लेकिन अगर लंबे अरसे तक हड़ताल वगैरह चलते हैं और हुकूमत का काम रुक जाता है तो उन्हें जाना पड़ सकता है। दूसरा ये कि माशी दबाव, इस वक्त फ्रांस माशी दबाव के अंदर भी है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जो यूरेनियम सस्ते तौर पे वो अफ्रीका से मिलता था, वहाँ पे आपको रशियंस और अमेरिकन की इंटरवेंशन नज़र आती है। उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन में पहले ही जर्मनी के हवाले से जो हालात हैं आप देख रहे हैं, और फ्रांस में लगातार हड़ताल, और फिर अब जो स्ट्राइक की कॉल भी दी गई, जिसमें जो टीचर्स, सिविल सर्वेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अगर वो लंबे अरसे तक जाते हैं तो इकॉनमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो इन्वेस्टर है वो बहुत परेशान है। हालांकि वो इस बिल से बहुत खुश था कि यूरोपियन यूनियन की डिमांड के ऊपर अगर बजट के खसारे को कम किया जाता है, 60 बिलियन की बचत की जाती है यूरो की, तो उससे इकॉनमी को एक बेहतर अंदाज से चलाया जा सकता था। दूसरा ये कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी सवाल पैदा हो रहा है। पहले बरतानिया ने ब्रेक्सिट किया, जर्मनी के अंदर मखलूत कमज़ोर हुकूमत और उसकी इकॉनमी गिरती हुई, और अब फ्रांस के अंदर इनस्टेबिलिटी, तो और फ्रांस के की भी ब्रेक्सिट की काविशें, तो यूरोपियन यूनियन के मुस्तकबिल पे एक बड़ा सवाल है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में दोबारा आ रहे हैं, वाइट हाउस में दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं, तो एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ को रोकने के लिए वो कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहा है। तीसरा ये कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का ट्रेंड नज़र आ रहा है यूरोप के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि टेक्नोक्रेट की 6 माह के लिए हुकूमत लाई जा सकती है ताकि हुकूमत का काम आगे चले। हालांकि जो माइकल बर्नियर है वो जब तक तो चार्ज संभाले हुए हैं, जब तक नई हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर का ऐलान होता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की भी हुकूमत आ सकती है। और साउथ कोरिया में भी जो हमने देखा, उसके बाद यूरोप में जो हम हालात देख रहे हैं, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत जो है वो कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रही है।
तीसरा ये कि नया नाम सदर मैक्रोन को देना होगा, इससे पहले कि नॉटर डैम का जो चर्च है जिसको 2019 में जो जल गया था, उसकी रेनोवेशन के बाद उसका इफ्तिताह है। दुनिया भर से रहनुमा जमा हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का भी सदर बनने के बाद, अभी उन्होंने चार्ज नहीं संभाली, लेकिन पहला फॉरेन ट्रिप होगा, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन में रिसेशन इकनॉमिकली चल रहा है, आपने देखा यूक्रेन की वॉर की वजह से, तो इसकी वजह से और बुरे असरात इस पर पड़ सकते हैं। लेकिन इस सारे कज़िए को समझने के लिए दो वजूहात और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कज़िया तो ये कि फ्रांस चूंकि यूरोपियन यूनियन का दूसरा बड़ा मुल्क है, माशी लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जर्मनी के बाद, फ्रांस के अंदर इस तरह की अनहोनी पूरी यूरोपियन यूनियन को हिला सकती है। लेकिन इसके पीछे असल वजह यह है कि फ्रांस को, आपको इल्म है कि वो इजराइल पे आर्म्स एम्बार्गो का कायल था, और इस हवाले से अक्सर आपको मैक्रोन की भी स्टेटमेंट नज़र आती थी, जो इजराइल की जंग हिजबुल्ला और हमास के साथ, और फिर जब हिजबुल्ला के साथ सीज फायर डील इजराइल की चल रही थी, तो इजराइल का मौक़िफ़ ये था कि फ्रांस को इसमें से निकाला जाए ताकि अमेरिका और इजराइल अपने फेवर की डील हासिल कर सकें। लेकिन फ्रांस का मौक़िफ़ ये था कि चूँकि लेबनान और सीरिया दोनों इसकी कॉलोनीज़ रही थी, ये उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो लिहाजा वो इस डील के अंदर शामिल रहेंगे। दूसरी वजह, फ्रांस की जो इकॉनमी के लिए सबसे बेहतर जो चीज़ थी, सस्ती बिजली थी, और वो यूरेनियम की वजह से था, जो उन्हें सस्ता मिलता था अफ्रीका से। अब वहाँ पे चीन भी है, रशिया भी है और अमेरिका भी है। यही वजह है कि सदर मैक्रोन ने भरपूर कोशिश की कि चाइना के साथ किसी तरीके से पैचअप हो जाए, ताकि उन्हें एक रास्ता मिले और फ्रांस को कम अज़ कम यूरोप में एक इकॉनमी के तौर पे, एक पावरफुल कंट्री के तौर पे सामने लेकर आएँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल सूरत हाल देखें